चुनाव 2024 को लेकर कांग्रेस की लिस्ट जारी हो गई है। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी की गई है जिसमें 43 उम्मीदवारों के नाम है। इसमें भिंड से फूल सिंह भरैया को टिकट दिया गया है। टीकमगढ़ से पंकज अहिरवार को कांग्रेस पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है। तो वहीं सतना से सिद्धार्थ कुशवाहा पर कांग्रेस ने भरोसा जताया। सीधी से कमलेश्वर पटेल को, मंडला से ओमकार सिंह मरकाम कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार। तो वहीं छिंदवाड़ा से नकुल नाथ, एक बार फिर से उन्हीं के नाम पर कांग्रेस पार्टी ने सहमति जताई। देवास से राजेंद्र मालविया को टिकट दिया गया है। धार से राधेश्याम मोवेल, खरगोन से पोरलाल खरते, तो बैतूल से रामू टेकाम को टिकट दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको 43 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कांग्रेस पार्टी ने अपनी दूसरी लिस्ट के जरिए से किया है और इसमें मध्य प्रदेश के भी कई लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों का नाम है, जिसमें सबसे खास एक तरफ सतना से सिद्धार्थ कुशवाहा, तो वहीं दूसरी तरफ सीधी से कमलेश्वर पटेल के साथ छिंदवाड़ा से नकुल नाथ पर भरोसा जताया गया है। लिस्ट में कौन कौन से बड़े नाम है एक बार आपको सुनवा देते हैं। टीकमगढ़ मध्य प्रदेश पंकज अहिरवार, मध्य प्रदेश सतना सिद्धार्थ कुशवाहा, मध्य प्रदेश सिद्धि कमलेश्वर पटेल, मध्य प्रदेश मंडला एसटी ओमकार सिंह मारकम, मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा नकुल नाथ, मध्य प्रदेश देवास राजेंद्र मालविया, मध्य प्रदेश दार राधेश्याम मोवल, मध्य प्रदेश खरगोन पोरलाल खाटे, मध्य प्रदेश बैतूल रामू टेकम। और मेरे साथ मेरे सहयोगी संदीप सीधा जुड़ गए हैं। संदीप, 10 उम्मीदवारों के नाम का मध्य प्रदेश के भी ऐलान हो चुका है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से दूसरी लिस्ट जारी की जा चुकी है। सवाल यही है कि इस लिस्ट में क्या कोई चौंकाने वाला नाम आपको दिखाई देता है? देखिए, फिलहाल जो 10 नाम घोषित किए हैं उसमें से कुछ नाम ज़रूर है जो चौंकाते हैं। जैसे धार से राधेश्याम मोवेल जो एक नया चेहरा है, उनको मौका दिया गया है। खरगोन से जो पोरलाल खरते हैं, ये भी नया चेहरा है। और राहुल गांधी की न्याय यात्रा जब इस इलाके में घूम रही थी तब ये काफ़ी सक्रिय नेता और नए चेहरे के तौर पर लिए जा रहे थे और राहुल गांधी की टीम के हैं। और वैसे जो 10 नाम है, इन 10 नामों में से ये राहुल गांधी की कोर टीम को कही जा सकती है, क्योंकि कमलेश्वर पटेल है, ओमकार सिंह मरकाम है, ये काफ़ी पहले से राहुल गांधी के बहुत करीबी थे और इनको मौका ही विधानसभा चुनाव लड़ने से पहले ही उनको चुन लिया गया था। और विधायक जब बने थे तब राहुल की टीम में ये शामिल हो गए थे और उनको बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां भी मिली थी। ओमकार सिंह मरकाम जब मंत्री बने तो उनको राहुल गांधी की नज़दीकियों का फ़ायदा मिला था। कमलेश्वर पटेल राष्ट्रीय स्तर पर कार्यकारिणी में शामिल रह चुके हैं, राष्ट्रीय सचिव रह चुके हैं, छत्तीसगढ़ के प्रभारी रह चुके हैं सीधी इलाके से। फूल सिंह भरैया ज़रूर एक ऐसा नाम है जो अब कांग्रेस में शामिल होकर कांग्रेस में घुलने मिलने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली ये बहुजन समाज पार्टी के लीडर हुआ करते थे। बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने संगठनात्मक क्षमता का प्रदर्शन किया और बसपा को 7 से 8 सीटें दिलवाई थी एक वक्त पे जब दिग्विजय सिंह की सरकार थी। इसके बाद में बसपा से उनकी दूरी होती गई, अपने पार्टी उन्होंने बनाई थी, लेकिन अब पिछले कुछ दिनों के लिए बीजेपी में गए। लेकिन जब कांग्रेस में लौटे और उन्होंने लाहौर से इलेक्शन लड़ा तो कांग्रेस की तरफ से विधायक बने। अब विधायक बनने के बाद में कांग्रेस का विश्वास हासिल करने के बाद अब इनको भिंड से जो आरक्षित सीट है, इस सीट से उनको चुनाव लड़ने का मौका मिला है, लोकसभा इलेक्शन का मौका मिला है। और चूँकि ये पिछड़े लोगों के बीच में, दलित लोगों के बीच में, एससी वर्ग में काफ़ी इनका आना जाना है, जनसंपर्क है, तो ऐसे में कांग्रेस को लगा है कि शायद इसका फ़ायदा कांग्रेस उठा सकती है और फूल सिंह भरैया के नाम पे भिंड में बीजेपी को एक बहुत बड़ी चुनौती दे सकती है। भिंड बहुत खाली क्षेत्र कांग्रेस के लिहाज से नहीं है। यहाँ पर कांग्रेस के जो आखिरी विधायक थे डॉक्टर भागीरथ प्रसाद, जो पूर्व नौकरशाह रहे हैं, कांग्रेस के टिकट पर इन्होंने इलेक्शन लड़ा था, एक बार सांसद भी रह चुके हैं, लेकिन दोबारा जब उनको दूसरी दफ़ा टिकट दिया गया तो वो बीजेपी में शामिल हो गए। उसके बाद में 2-3 बार पिछले 2-3 इलेक्शन से लगातार यहाँ पर बीजेपी को ही फतेह हासिल होती रही है। अब यहाँ पर फूल सिंह भरैया के नाम पर एक और ऐसा चेहरा कांग्रेस में खोज निकाला है जो एससी वर्ग में, पिछड़े वर्ग में काफ़ी सक्रिय रहता है और भिंड इलाके में इस नाम का फ़ायदा उठाने की कोशिश की जाएगी। तो चेहरों के लिहाज से देखें
तो देखिए कांग्रेस में कोई कमी नहीं छोड़ी है, अपनी पूरी कोशिश की है कि बीजेपी की लोकप्रियता, उनके ज़मीनी संपर्क, उनके फील्ड वर्क, पोलिंग बूथ मैनेजमेंट के मुकाबले ऐसे व्यक्तियों को मौका दिया जाए जिनका फील्ड वर्क रहा हो, नए चेहरे रहे हों, नई उम्मीद जगाने वाले चेहरे हों, कमलेश्वर पटेल, ओमकार सिंह मरकाम जैसे चेहरे हों, जो युवा होने के साथ साथ एक्टिवली पार्टी में काम करते आए हैं, पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए हैं और इस विधानसभा चुनाव में हारने के बाद हताशा वाले दौर में भी ये लोग बीजेपी में नहीं गए हैं और कांग्रेस के साथ डटे हुए हैं। तो ऐसे लोगों को मौका देकर, टिकट देकर, वो महत्वपूर्ण लोकसभा जैसे टिकट देना जो कांग्रेस में अभी तक मुमकिन नहीं समझा जाता था। आमतौर पर यही समझा जाता था कि जो पार्टी के दिग्गज लीडर्स हैं या तो वोट लोकसभा का टिकट लेंगे या उनके कृपा पात्र नेता, उनके नीचे नेता जो आमतौर पर दूसरी या तीसरी पंक्ति के होते थे, उनको ही टिकट मिलेगा। लेकिन यहाँ पर अब देख रहे हैं कि जो ज़मीन पर लगकर काम करने वाले लीडर्स को भी मौका दिया गया है। जो नाम हमने यहाँ पर देखे, चाहे वो खरगोन से हो, चाहे वो धार से हो, चाहे मंडला से हो या सीधी से हो, ये नाम नए हैं। पूरी कोशिश की है कांग्रेस ने कि बीजेपी को चुनौती दी जाए। इस चुनौती के ज़रिए एक कार्यकर्ताओं में उत्साह भी आएगा। लेकिन एक बात यहाँ पर ज़रूर है कि कांग्रेस आमतौर पर आखिरी वक्त तक इसीलिए लड़ती थी क्योंकि गुटों में आपस में तालमेल बैठाना मुश्किल होता था और इसीलिए आमतौर पर इससे पहले इलेक्शन में यही हुआ करता था कि नामांकन जब वापसी की आखिरी तारीख, दाखिले की जब आखिरी तारीख आ जाती थी, तब जाकर उम्मीदवारों का चयन हो पाता था। लेकिन गुटबाजी से की गिरफ्त में रहने वाली बीजेपी इतने जल्दी नाम को घोषणा कर दे रही है, इसका मैसेज ये भी देने की कोशिश की है कि अब नेताओं में एक राय है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा झगड़े झांसे नहीं हो रहे हैं, सभी नेता मिलकर बिल्कुल। और कहीं ना कहीं संदीप ये प्रेशर भी था कांग्रेस पार्टी पर जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक साथ मध्य प्रदेश के कई लोकसभा सीटों के उम्मीदवार ऐलान कर दिए गए, तो कांग्रेस पार्टी भी इस दिशा में अब कदम उठाती हुई दिखाई दे रही है। मेरे साथ मेरे सहयोगी विनोद भी सीधा जुड़ गए। विनोद, भिंड से फूल सिंह बरैया को टिकट दिया गया है और फूल सिंह बरैया संगठनात्मक तौर पर उन्हें माना जाता है कि वो जमीन पर सक्रिय रहकर काम करने वाले नेताओं में उनकी गिनती होती है। लेकिन अभी भी ग्वालियर चंबल संभाग से खासतौर पर स्थिति कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूर्ण रूप से क्लियर होती हुई दिखाई नहीं दी है। क्या कई जगह पेच फंसता हुआ दिख रहा है? कांग्रेस नहीं कर रही। हाँ बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी इतनी आसानी से टिकट घोषित नहीं करना चाहती क्योंकि चिंतन मंथन लगातार चल रहा है। जहां तक ग्वालियर, मुरैना, भिंड और गुना का सवाल है तो भिंड की एक सीट का टिकट आज घोषित हो गया है दूसरी सूची में, जिसमें फूल सिंह बरैया को चुनाव मैदान में उतारा है। बहुत चैलेंजिंग सीट है कांग्रेस पार्टी के लिए क्योंकि देखिए 1984 से जब श्री कृष्ण सिंह जूदेव थे जो पहली बार चुनाव लड़े थे, सांसद बने लोकसभा का, और उसके बाद 1984 के बाद आज तक भिंड दतिया लोकसभा क्षेत्र कांग्रेस जीत नहीं पाई। श्री कृष्ण के बाद नरसिंह राव दीक्षित बीजेपी के सांसद बने, उनके बाद योगानंद सरस्वती जो एक महंत थे वो बने, फिर डॉक्टर राम लखन सिंह 4 बार सांसद रहे, उसके बाद अशोक अरगल के बाद भागीरथ प्रसाद जिनको कांग्रेस ने टिकट दे दिया था भिंड से, लेकिन वो टिकट कांग्रेस का छोड़कर बीजेपी का टिकट लाए और चुनाव जीत गए। उसके बाद संध्या राय सांसद बनी। तो लगातार मैं देख रहा हूं कि पिछले 1984 से 84 की लहर में जरूर कृष्ण सिंह चुनाव जीत गए थे, इंदिरा गांधी का जब हत्या हुई थी उसके बाद कांग्रेस आज तक वो सीट जीत नहीं पाई। अब फूल सिंह बरैया पे भरोसा जताया है। देखिए फूल सिंह बरैया, ये बात सही है कि बहुजन समाज पार्टी में लंबे समय तक रहे और दिग्विजय सिंह उन्हें बीएसपी से कहीं ना कहीं कांग्रेस में लिया है। बीच में उन्होंने बहुजन समता दल एक पार्टी भी बनाई थी जिसमें उन्होंने प्रदेश स्तर पर चुनाव लड़ा था, बड़ी कामयाबी नहीं मिली, एक विधायक जरूर उनकी पार्टी का बना। अब वो भांडेर से, दतिया जिले में भांडेर से कांग्रेस का विधानसभा हाल ही का चुनाव जीते हैं और अब एक बार फिर लोकसभा में कांग्रेस ने उनको आजमाया है। मेरे साथ आरपी सिंह हैं, कांग्रेस के नेता हैं, मीडिया प्रभारी हैं, कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं मीडिया डिपार्टमेंट के। आरपी जी, एक टिकट किया है कांग्रेस पार्टी ने केवल भिंड का, वो भी ऐसी सीट जो 1984 से आप जीत नहीं पाए हैं। क्या फूल सिंह ये सीट आपको जिता के दे देंगे? देखिए फूल सिंह बरैया जो लीडर हैं, पहली बात तो भिंड उनका गृह क्षेत्र भी है और हालिया में ही वो विधानसभा जीत कर आए। मैं कहूंगा वो मध्य प्रदेश के एक तरह से देखा जाए तो बहुजन के बहुत बड़े लीडर थे और वो कांग्रेस में आए।
साथ ही साथ जो तथ्य आपने दिए, जो इतिहास है उसके मुताबिक इतनी एंटी इनकम्बेंसी हो गई है। संध्या राय जी जो है उस प्रकार के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, जो नॉन परफॉर्मिंग होते हैं, तो मुझे लगता है कि भिंड और जो चंबल क्षेत्र है ये बड़ा संवेदनशील क्षेत्र है। तो इस बार चेतना है, बल्कि मैं विनोद, कहूंगा कि विनोद, भारतीय मैं जनता आपको पार्टी रोकना के चाहूंगा खिलाफ क्योंकि एक हमारे तरह साथ का आक्रोश कांग्रेस है। पार्टी के प्रवक्ता के मिश्रा सीधा जुड़ गए हैं। मिश्रा जी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है, लेकिन ग्वालियर चंबल में सिर्फ भिंड से उम्मीदवार के नाम का ऐलान हुआ है, वो भी वो सीट जो 1984 के बाद कभी कांग्रेस पार्टी जीत नहीं पाई है। बाकी सीटों पर क्या पेच अभी फंस रहा है या स्थिति क्लियर है आपकी तरफ से? देखिएगा, कोई भी पेच नहीं है। हम लोग जो विपरीत परिस्थितियां प्रचारित की जा रही है अन्य दलों द्वारा, उन स्थितियों में बेहतर से बेहतर कैंडिडेट देकर मुकाबले को रोचक बनाना चाहते हैं। और चूंकि अभी अधिसूचना जब तक 2 चुनाव आयुक्त महोदय की नियुक्ति नहीं होगी, इसलिए बढ़ गई है। अन्यथा हमें उम्मीद थी कि 12-13 को अधिसूचना जारी हो जाएगी, मगर चूंकि 2-3 दिन बढ़ने की स्थिति में है, तो अधिसूचना जारी होते ही हमारे सारे कैंडिडेट घोषित कर दिए जाएंगे और रोचक मुकाबला होगा इस मध्य प्रदेश में। सारी भ्रांतियां दूर हो जाएंगी। के मिश्रा जी, लास्ट लोकसभा के इलेक्शन में 29 में से 28 लोकसभा सीटों पर आपका हार का सामना करना पड़ा था। इस बार कांग्रेस पार्टी क्या लेकर चल रही है? जो उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है, इससे मुकाबला सिर्फ रोचक होगा या फिर आपकी झोली में कुछ सीटें बढ़ने की उम्मीदें भी हैं? निश्चित तौर पर हमारी सीटें बढ़ेंगी। और मैं फिर दोहराना चाहूंगा, यदि ईवीएम का दुरुपयोग नहीं हो और ईमानदारी से इलेक्शन हो जाए, तो हम 1982 वाली स्थिति भारतीय जनता पार्टी के सामने उत्पन्न कर सकते हैं। बहुप्रचारित परिस्थितियां कुछ और हैं और अंदर परिस्थितियां कुछ और हैं। यदि ईमानदारी से चुनाव होंगे तो अंदर की परिस्थितियां जो हैं वही परिणाम के रूप में तब्दील होंगी। अभी आप लोग विधानसभा के इलेक्शन से भी आ रहे हैं और उसमें भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस को मध्य प्रदेश में करारी हार का सामना करना पड़ा था। अब ऐसी स्थिति संभव ना हो और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बना रहे, उस दिशा में किस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं और क्या रणनीति सर आपकी रहेगी? देखिएगा, कांग्रेस का कार्यकर्ता ही पार्टी को जीवित रखता है। मैंने 1977 का दौर भी देखा है। उस दौर में भी आयाराम गयाराम करने वाले नेता थे जो पलायन करके भागते हैं। कार्यकर्ता हमेशा कांग्रेस में रहता है क्योंकि वो विचारधारा को समर्पित होता है, संघर्ष का पर्याय होता है। कार्यकर्ता हमारे साथ हैं और जो स्वार्थों के लिए राजनीति में आते हैं वो लोग भाग रहे हैं। और मैं फिर कहना चाहूंगा, आप उसे अन्यथा मत लीजिएगा, विधानसभा के चुनाव में 5 राज्यों में लोकतंत्र को लूटा गया है। और जो लोग चंडीगढ़ जैसे महापौर के चुनाव में लोकतांत्रिक लूट कर सकते हैं, जिस पर देश की शीर्ष अदालत ने गंभीर टिप्पणी दी है, तो वो लोग विधानसभा में अपने अस्तित्व को और लोकसभा में अपने अस्तित्व को काबिज करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, मगर हम उनसे निपटेंगे। मिश्रा जी, छोटा सा और आखिरी सवाल, आखिर बाकी बचे हुए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कब तक कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश के कर सकती है? ठीक है, उनसे हमारा संपर्क टूट गया। हमारे साथ आशीष अग्रवाल जुड़ गए हैं। मिश्रा जी, आप जुड़े हुए तो प्लीज जवाब दीजिए सर। हाँ जी, मैं कह रहा हूं आपसे कि अधिसूचना जारी हो जाने दीजिए। पूरे 29 सीट के लगभग हमारे उम्मीदवार तय हो चुके हैं और उनकी सिर्फ औपचारिक घोषणा बाकी है। ठीक है, शुक्रिया। के मिश्रा हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के नेता जुड़े हुए थे और जिस तरीके से उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया उसकी वो जानकारी दे रहे थे कि नाम लगभग सभी सीटों पर फाइनल हैं। बस अधिसूचना जारी होते ही बाकी सीटों के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी हम कर देंगे। अभी आपको बता दें कि इस मुकाबले को दिलचस्प बनाने का प्रयास किया गया है। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी लगातार बने हुए हैं, संदीप और विनोद ग्वालियर से जुड़े हुए हैं। जिस तरीके से ये उम्मीदवारों के नाम निकलकर सामने आए हैं, उसके बाद अब मध्य प्रदेश की सियासत दिलचस्प होती नजर आ रही है। 29 में से 28 सीटों में कांग्रेस पार्टी को 2019 के लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। फूल सिंह बरैया, जो नाम जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है टिकट मिलने के बाद, उनसे बातचीत हमारे सहयोगी ने की है, आपको सुनवा देते हैं। बाकी फूल सिंह जी, मैं जानना चाह रहा हूं कि भिंड दतिया लोकसभा चूंकि आपका गृह जिला भी है, आप मेहगांव के रहने वाले हैं, क्या ये चुनाव संघर्ष रहने वाला है इस बार फिर से? नहीं, चुनाव में कोई संघर्ष नहीं है। मेरी एक तरफा जीत होगी, कोई संघर्ष है ही नहीं।
किस आधार पे आप कह रहे हैं एक तरफा जीत होगी? मेरा काम है, मैं तो हवा में बातें तो मानता बीजेपी की तरह, मंत्र तो मैं जानता नहीं, मैं काम किया है, मेरे लोग हैं। आप एक बार सर्वे करके तो देख लो ना, एक बार आप चले जाइए, आप टीवी लेकर के पूछिए लोगों को। पिछले कई बार से बीजेपी लगातार ये सीट जीत रही है फूल सिंह। इस बार नहीं जीतेगी। उनके पास मुद्दे हैं, कहते हैं 370 है, राम मंदिर मुद्दे है। नहीं, वो तो उनके पास ऐसे मुद्दे हैं जो करोड़ों लोगों के खिलाफ मुद्दे हैं, राष्ट्र के खिलाफ मुद्दे हैं, देश को तोड़ने वाले मुद्दे हैं। उनके पास कोई मुद्दा देश को जोड़ने वाला नहीं। भारतीय जनता पार्टी के पास भाषण तो वो दो ही है नहीं, मुसलमान, हिंदू और हिंदुस्तान और वो आतंकवाद। इसके अलावा वो डिक्शनरी भी शायद उन्हें दूसरी बनाना पड़ेगी। अब CAA कानून बना दिया है। ये तो वो पहले से उनका षड्यंत्र है, देश को तोड़ने का षड्यंत्र है, और धीरे धीरे मैं समझ रहा हूँ कि देश टूटने की कगार पर आ भी जाएगा। वो तो कहते हैं जोड़ने का काम किया, जो लोग बाहर से दूसरे देशों से आए गैर हिंदू, उनको हम मान्यता दे रहे हैं यहाँ रहने ये की। कोई वो ऐतिहासिक कार्य नहीं है कि बाहर से कौन आया कौन नहीं आया, इस पर बहस करना अब ठीक नहीं है। माइग्रेशन सिस्टम पहले था, आक्रांताओं का देश रहा है, कौन ने कब आक्रमण किया, कौन यहाँ बस गया, कौन निकल गया, इसके ऊपर अगर बहस करेंगे तो आधी इंडिया निकलेगी विदेशी। ये कोई मतलब की बात नहीं है। अच्छा फूल सिंह जी, आपकी पार्टी में जो पूर्व लोकसभा प्रत्याशी रहे, उन्होंने एक सोशल मीडिया पे मैसेज डाला है कि मैंने पेट काट काट के मेहनत की और मौका आया तो फूल सिंह को दे दिया। नहीं, ये कोई रोजगार देने की जगह नहीं होती, राजनीति सेवा की जगह है। ये तो रोजगार की बात हो गई। नहीं, पार्टी की सरकार बनेगी तो कोई भी नेता रोजगार देगा जी, रोजगार की जगह नहीं है, इसमें सेवा करने की ज़रूरत है। लोग जीत करके आते हैं, अगर नौकरी लेना होती, मुझे सेवा नहीं करना होता तो मैं नौकरी करता, अपनी नौकरी छोड़ के क्यों आता। तो ये नौकरी की जगह नहीं है, ये सेवा की जगह है, ये देश को बचाने की जगह है, देश के हित में काम करने की जगह है, करोड़ों लोगों की ज़िंदगी जीने के लिए उनको संसाधन देने की जगह है। कुछ महिला कार्यकर्ता कह रही हैं कि हमें मौका देना चाहिए था, बीजेपी लगातार दे रही है मौका। अब ये अलग बात है, अब बीजेपी का चल रहा है, अभी तो पूरा हो नहीं पाया, होगा। अच्छा, तो एक सवाल फूल सिंह जी, आपको इस बार कोई घोषणा तो नहीं करनी, जैसे विधानसभा में आपने की थी कि 50 सीट नहीं आई? इस बार नहीं करूँगा। तो इस बार क्यों नहीं? मेरे पास कैलकुलेशन वो भी है, पहले जैसा ही है, परफेक्ट, लेकिन घोषणा इसलिए नहीं करूंगा कि पार्टी पूरी मेरी बात मान जाए। तो अभी बीजेपी के मैं आपको बता दूंगा, बीजेपी अभी चुनाव करा ले, मध्य प्रदेश में 185, अगर कांग्रेस ना जीत या मेरे को वो सजा दे देना, लेकिन आप घोषणा नहीं करूंगा क्योंकि मेरी बात मानते ही नहीं। मध्य प्रदेश में लगभग आपको कितनी लग रही? 25 सीटें? नहीं, अभी टिकट फाइनल होने दो, उसके बाद कैलकुलेशन करके हम लोग बताएं। पिछली बार पार्टी ने आपकी बात नहीं मानी थी? नहीं, मेरी विधानसभा में नहीं मानी। आपको लग रहा है इस बार मान जाएंगे? नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, इसलिए तो घोषणा नहीं कर रहा। फिर भी कुछ तो बता दीजिए। नहीं, अभी तो ये बता दूंगा मैं, जब टिकट फाइनल हो जाएंगे तो ये बता दूंगा, ये जीतेगी, ये हारेगी, ये जीतेगी। देखिए, फूल सिंह बरैया का कैलकुलेशन है, पहले भी कैलकुलेशन था, तब उन्होंने कहा था कि बीजेपी 50 से ज़्यादा नहीं जीतेगी, बीजेपी लंबी सीटें जीत के आई, और इस बार इन्होंने फिर कहा है कि टिकट घोषित हो जाने दीजिए, फिर बता देंगे कितनी सीटें जीतेगी। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट, ग्वालियर। तो लास्ट टाइम की जो कैलकुलेशन थी फूल सिंह बरैया की, वो तो समझ नहीं आई, लेकिन अब ये जो नई लिस्ट जारी हुई है, इसके बाद अब किस तरीके से उम्मीद जताई जा रही है, क्या वो ऐलान करते हैं, देखने वाली बात होगी। हमारे साथ रामू टेकाम जुड़ गए, बैतूल से कांग्रेस पार्टी की तरफ से इन्हें टिकट मिला है। रामू जी, आपको टिकट कांग्रेस पार्टी की तरफ से मिला है, लेकिन चुनौती आसान नहीं है, राह बिल्कुल भी आसान नहीं है। 29 में से 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में जीती थी, कैसे फतेह करेंगे बैतूल? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं, और हमारे कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, सोनिया जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जीतू पटवार जी, माननीय कमलनाथ जी, ओंकार सिंह मरकाम जी, सुखदेव पांसे जी, और जिला कांग्रेस कमेटी के बैतूल के हमारे सभी कार्यकर्ताओं को, हरदा के, हरसूद के सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूँ कि इन सबके आशीर्वाद से मुझे पुनः प्रत्याशी बनाया गया है। और रही बात चुनौती की, तो चुनौती तो ठीक है, क्योंकि पिछले बार जो मोदी जी ने वादे किए थे 2014 से लेके अब तक के, अगर हम इनका चुनावी भाषण और चुनावी घोषणा पत्र अगर देखें तो इनके जितने भी घोषणा पत्र इन्होंने आज तक के पूरा नहीं किए। चाहे वो महंगाई कम करने की बात हो, डीजल पेट्रोल के दाम कम करने की बात हो, युवाओं को रोजगार देने की बात हो, किसानों को MSP देने की बात हो, आज हर क्षेत्र में ये लोग विफल हो चुके हैं। और इन्हीं मुद्दों को लेकर के मैं जनता के बीच में जाऊंगा। पूरी कांग्रेस पार्टी गली गली, सड़कों के बीच में, गांव में, गली में, कूचे में जाकर के हम जनता के बीच में कांग्रेस का विश्वास लेकर के जाएंगे, और मोदी जी को बेनकाब करके हम कोशिश करेंगे कि भारत देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए पुनः कांग्रेस की, यहाँ से बैतूल से लोकसभा सीट कांग्रेस की झोली में जाए और हम लोग विजय हासिल करेंगे। निश्चित यही हमारा प्रयास होगा।
ठीक है, शुक्रिया रामू टेकाम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इन्हें उम्मीदवार बनाया गया है बैतूल से। हमारे साथ अब सीधी से कमलेश्वर पटेल को टिकट दिया गया है, वो भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कमलेश्वर जी, टिकट आपको मिला है, क्या कहेंगे? पार्टी ने इस लायक समझा, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को बहुत धन्यवाद देते हैं और सीधी संसदीय क्षेत्र की जनता से ये अपेक्षा करते हैं कि न्याय की लड़ाई में जिस तरह से आज देश का माहौल है, जिस तरह से आज हमारी संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है, हमारा युवा आंदोलित है रोजगार के लिए, झूठे वादे जो सरकार ने किए थे पूरे नहीं किए, महंगाई का जो आलम है, सरकार बनने से पहले 10 साल पहले बड़े बड़े वादे किए थे, महंगाई आधी कर देंगे। उस समय हमारी जब यूपीए की गवर्नमेंट थी तो बहुत झूठे झूठे बड़े बड़े आरोप लगाते थे। पर आज हमारी अर्थव्यवस्था भी चौपट कर दी, नोटबंदी, जीएसटी में किसानों की आय दोगुनी भी नहीं हुई। जितने भी बड़े बड़े वादे किए थे, ना काला धन आया, ना 15 लाख रुपए लोगों के खाते में गए, कोई भी काम नहीं किया। लेकिन कमलेश्वर जी, वादे यही तमाम मुद्दों को लेकर तो अभी विधानसभा इलेक्शन बहुत पीछे नहीं हुए सर। इन्हें लेकर तो आप मैदान में उतरे थे, सीधी में तो आप जीत के होंकार भर रहे थे, वहां भी आपके कुछ हाथ नहीं लगा। देखिए, जीत और हार ये लोकतंत्र के दोनों पहलू है। जीत हार होती रहती है, हम हार से डरते नहीं हैं। हम आज जिस तरह के हालात है, हमारे नेता जिस तरह से आज राहुल गांधी जी, खड़गे जी लड़ाई लड़ रहे हैं, राहुल जी न्याय यात्रा भारत जोड़ो निकाल रहे, भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 1 किया था इन्हीं सब मुद्दों, और आज जिस तरह से पार्ट 2 मणिपुर से और महाराष्ट्र मुंबई तक यात्रा उन्होंने शुरू की है, इन सब बातों को लेके जिस तरह से सड़क पे लड़ रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी है और हम लड़ेंगे और 100% जीतेंगे। ठीक है, हो सकता है कि कहीं कोई कमी रही हो, और जिस तरह से सरकार का भी रवैया रहा, सरकार चुनाव निष्पक्षता से अगर होगा तो 100% इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। कितनी सीटों की उम्मीद आप जता रहे हैं कमलेश्वर जी मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में आज की स्थिति में अभी सारे टिकट अनाउंस हो जाने दीजिए, उसके बाद ही कुछ कहना उचित होगा। फिर भी हम ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतेंगे, पहले जैसे हालात नहीं है। छोटा सवाल, क्या मुद्दे लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? 10 सालों में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और झूठे जुमलों से एक्सपोज हो चुकी है। कमलेश्वर जी, मेरे पास 10 सेकंड है, ये बताइए क्या मुद्दे लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? 5 जो राहुल जी ने गारंटी अनाउंस की है उनको लेके जाएंगे। संवैधानिक संस्थाओं को बचाने की जो बात है, इन बातों को लेके जाएंगे। बेरोजगारों को रोजगार देने की बात है, किसानों को न्याय देने की बात है। ठीक है कमलेश्वर जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार सीधी से टिकट का ऐलान किया गया है। आज 10 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा के साथ ही अब ये चुनावी बिगुल बजता हुआ दिखाई दे रहा है और उसके साथ ही मुकाबला बहुत दिलचस्प हो रहा है। संदीप, आपका शुक्रिया भोपाल से तमाम जानकारी देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। विनोद, आपका भी शुक्रिया हमारे